देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी की ओर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां कैब बुकिंग कराकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और 26 सितंबर की ये घटना थी। वहीं पुलिस ने अब सफलतापूर्वक इसमें अनावरण करते हुए एलएलबी के छात्र व पूर्व जिला पंचायत सदस्य को गिरफ्तार किया है। आशीष ने इस घटना को अंजाम दिया था। वहीं इनके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें, अर्टिका कार को बुक कराकर एसआरएन जाने के लिए इन्होंने बात की थी और जिसके बाद रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया था और पीड़ित कैब मालिक ने मामला दर्ज कराया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है उपायुक्त गंगानगर का, आइए दिखाते हैं। 26 सितंबर को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना बहरिया में, जिसमें वादी हैं जय सिंह यादव। इनके द्वारा बताया गया था कि इनकी अर्टिगा गाड़ी जो ये खुद चलाते हैं और खुद ही वाहन स्वामी भी हैं, उसको बुक किया गया था। फ़ोन करके बुकिंग की गई थी और जब ये वहाँ पे गए हैं थाना बहरिया में तो 3 लोग इनकी गाड़ी में बैठे हैं और इनको एक इन्होंने व्यक्तिगत रीज़न दिया कि हमें फला जगह पे जाना है और गाड़ी आपकी बुक करनी है। फिर उनको लेके चले हैं। कुछ दूर जाने के बाद में इनको डरा धमका के, कट्टा दिखा के इनको भगा दिया गया था। इनकी गाड़ी लूट कर निकल गए थे। उस समय पे गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है आशीष यादव। इसके विरुद्ध में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके द्वारा स्वीकारा भी गया है। साथ ही साथ गाड़ी भी जो है वो बरामद हो गई है और घटना में इस्तेमाल जो मोबाइल हैं वो गाड़ी और एक तमंचा और जो कारतूस है, जिंदा कारतूस, वो बरामद हुए हैं। जो वांछित अभियुक्त बचे हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई प्रचलित है, उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ में क्या बताया है? पूछताछ में यही बताया गया कि इनको जो है कुछ आर्थिक तंगी थी, इनको पैसे की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन तीनों ने ये प्लानिंग किया कि गाड़ी लूटी जाए और इस घटना को अंजाम दिया। ये जो पकड़ा गया है जिला पंचायत सदस्य रहा है? हाँ, इसके द्वारा बताया जा रहा है कि ये प्रतापगढ़ में जिला पंचायत सदस्य है और ये जो है एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहा है और दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। इसमें ऑपरेशन दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैसे ही ये घटना हुई थी तो जो हमारे ऑपरेशन दृष्टि या त्रिनेत्र जो अब नाम हो गया है, उसके अंतर्गत देहात क्षेत्र में कई सारे सीसीटीवी कैमरास प्राइवेट लोगों द्वारा लगाए गए हैं, जिसकी वीडियो का अवलोकन किया गया और उसके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण स्टार्टिंग में ही हम लोग को लीड्स मिली थी और वहीं से हमारी टीम इसके पीछे लग गई थी, जिसके कारणवश ये जो सफलता है वो प्राप्त हुई है। इस मुकदमे का अनावरण हो पाया है। नाज आई हॉस्पिटल की प्रथम वर्षगांठ पर जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी सहित अन्य गणमान्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथियों को बुके मोमेंटो शाल भेंट कर नाज हाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर व डॉक्टर अभिषेक कनौजिया द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर जहां नाज हॉस्पिटल की फाउंडर डॉक्टर नाज फातिमा ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने अस्पताल के 1 साल पूरे होने पर फाउंडर नाज फातिमा, अभिषेक कनौजिया, मैनेजिंग डायरेक्टर यादव तमाम स्टाफ को बधाई दी। ऐसे में हॉस्पिटल की डायरेक्टर नाज फातिमा का और डॉक्टर अभिषेक कनौजिया क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। आज हमारे आई हॉस्पिटल, नाज आई हॉस्पिटल का 1 साल हो गया और इस बीच हम लोगों ने अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। हमारा नाज चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, मल्टी स्पेशलिटी हो गई, नाज आई हॉस्पिटल हो गया और सबसे बड़ी हम लोग को उपलब्धि है ब्लड बैंक, नाज ब्लड बैंक भी, तो जो कि करेली क्षेत्र में पहला ब्लड बैंक है। तो ये सब हमारी जो उपलब्धियां हैं। साथ में पैरामेडिकल कॉलेज भी है और जो इस समय हम लोग एक नया ब्रांच खोलने जा रहे हैं सराय अकील में। तो हमारी यही है कि सब आसपास का जो भी एरिया है, जो गरीब हैं, जिसके पास कम बजट है, उनको बेहतर इलाज मिल सके। तो इस कार्य में हम लोग जो है काफ़ी आगे जा रहे हैं। बहुत सब लोग हेल्प कर रहे हैं, सभी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं और हमारा हॉस्पिटल देखते देखते 1 ही साल में नॉर्मल डिलीवरी में नंबर 1 हो गया इलाहाबाद में। और बहुत सी जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं जो कि आसपास हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती हैं, कम कीमत पे बहुत बेहतर इलाज हो रहा है। तो आसपास के लोगों के लिए काफ़ी लाभदायी साबित हो रहा है। और हमारी यही है कि जो भी एरिया है, जैसे कि हो सकता है अभी कौशाम्बी में हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, तो बस यही है कि लोगों को कम कीमत में बेहतर इलाज मिले। शिक्षा पे काम कर रहे हैं हम लोग, शिक्षा पे ये कि पैरामेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं ताकि जो भी कम से कम में सारे बच्चे अच्छा बेहतर अपना कुछ ना कुछ भविष्य बनाएं। मैं डॉक्टर नाज फातिमा, फाउंडर नाज हॉस्पिटल, करेली, इलाहाबाद। एनिवर्सरी आप मना रहे हैं नाज हॉस्पिटल की,
और ब्लड से लेकर के बच्चों का जो हॉस्पिटल है, यहाँ के जो क्षेत्रवासी है उन्हें लाभ भी मिल रहा है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट किए, कौन कौन लोग यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ मौजूद रहे? देखिए, जैसा कि नाज आई हॉस्पिटल आज से 1 साल पहले 9 अक्टूबर 2022 को ओपन हुआ था, जिसकी आज प्रथम वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर माननीय डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी जो सांसद हैं और संजय गुप्ता सर जो पूर्व विधायक हैं चायल कौशाम्बी के, और राजेंद्र कुमार जी जो महानगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ पर फाउंडर मैम हमारी जो है डॉक्टर नाज फातिमा मैम जो नाज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की फ़ाउंडर हैं, मिस्टर अमित यादव सर जो कि एमडी हैं नाज ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, डॉक्टर जमशेद अली और राजकुमार भाई जो मंडल प्रभारी हैं, विदु बगरहरी सर जो श्याम इंडस्ट्रीज़ के ऑनर हैं। तो आप सब लोग आए। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जैसा कि आपने पूछा कि कैसा रहेगा आगे की रणनीति, तो जैसा कि हम लोगों ने 1 साल पहले से लेकर अभी तक में पेशेंट को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम कितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सकें, यही रणनीति हमारी चल रही है कि कैसे धीरे धीरे पेशेंट को और सुविधा देते जाएँ। धीरे धीरे फ्री ऑपरेशन करने की तैयारियाँ चल रही हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हुए पेशेंट को हर तरीके की सुविधा देने के लिए कार्य करते रहेंगे निरंतर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में अब हाईकोर्ट में उसकी मां मधु दुबे ने याचिका दाखिल की है, साथ ही सीबीआई जांच से मांग की है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनके वकील सौरभ तिवारी का इस पूरे मामले पर, और अगली सुनवाई कब होगी, आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा है उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने। आकांक्षा दुबे भोजपुरी अभिनेत्री के मर्डर, उनकी मां का कहना है कि मर्डर हुआ है और परिस्थितियां शो कर रही हैं कि रेप और मर्डर हुआ है। तमाम उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और एफएसएल लैब के रिपोर्ट। तो उसके आधार पे हाई कोर्ट से ये प्रार्थना की गई है, प्रेयर किया गया उनकी मां की तरफ से कि इसको सीबीआई को जांच इसलिए दिया जाए कि स्टेट पुलिस की जांच नाकाफ़ी है और वो कहीं ना कहीं दोषियों से मिली भगत है, ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। तो ऐसे में इसके फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए याचिका दायर की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद स्टेट को कहा, राज्य को, कि आप 3 हफ्ते में जवाब काउंटर लगाइए, और हमें कहा कि काउंटर के 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते हमारी तरफ से उस काउंटर का जब रिजवाइंडर जाएगा और उसके बाद 5 हफ्ते बाद पुनः इसकी सुनवाई की जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। क्या मामला था? मामला था सीधे तौर पे भोजपुरी अभिनेत्री की, जैसे कि पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया कि आत्महत्या है, लेकिन दरअसल वो कहीं से आत्महत्या दिख नहीं रही है। अब फर्स्ट अपीयरेंस में अगर आप बेड पे देखेंगे तो बैठी अवस्था में साड़ी गर्दन में लपेटा हुआ है, बायां पैर फर्श पे है। पुलिस को कह रही है कि हमको फिंगरप्रिंट वहाँ कमरे में नहीं मिला। तो ये सब तमाम और भी 3-4 पहलू ऐसे हैं जो क्लियर कट दिखा रहे हैं कि पुलिस उनको ध्यान ही नहीं दे रही है। पुलिस का एक ही फोकस है आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाना, बस यही सब चल रहा है। जी, अगली डेट 5 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। बेंच ऑनरेबल जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और ऑनरेबल जस्टिस विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ के समक्ष। मैं सौरभ तिवारी मधु दुबे जी की तरफ से, जो आकांक्षा की मां हैं, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहा हूँ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर जहां कार्यक्रम का कॉलविन अस्पताल में आयोजन किया गया, इसमें विश्व मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जहां लोगों को जागरूक किया गया। बता दें, जहां मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान व कई डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया, और किस तरह से हमें अपनी बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं और किस तरह से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए दिखाते हैं आपको। आज 10 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है देश भर में। तो इसी की श्रृंखला में प्रयागराज में भी मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में एक जन जागरूकता मेगा कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस के बहुत सारे मरीजों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं के बारे में जागरूकता भी प्रदान की गई और उपचार भी दिया गया। मानसिक समस्याओं के प्रिवेंशन को लेकर के सुझाव दिए गए, जिसमें ये बताया गया कि
नियमित जीवन शैली, योग वगैरह करने से, साथ ही साथ हॉबीज़ वगैरह करने से, मादक पदार्थों का सेवन ना करने से और समय पर सोने से, अधिक तनाव नहीं लेने से, साथ ही साथ मोबाइल इत्यादि का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करने से अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखा जा सकता है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज से। प्रयागराज पहुँचे महानिदेशक स्वच्छ भारत अभियान नमामि गंगे के तहत आज प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही महानिदेशक स्वच्छ भारत अभियान नमामि गंगे ने जहां सभी को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई और उनका कहना था कि आगामी महाकुंभ से पहले सफाई गंगा की पूरी कर ली जाएगी और साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा। पिछली बार भी लोगों को जागरूक किया गया था और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। जो कुंभ हुआ था उसके लिए भी नमामि गंगे की तरफ से तकरीबन 150 करोड़ का प्रोग्राम किए थे। यहाँ पे बहुत सारे शौचालय का निर्माण किया गया था और सिटी पेंटिंग का भी उन्होंने उस समय किया था। उसी तरह इस साल इस बार 2025 जो कुंभ आ रहा है उसी के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं और तकरीबन 100 करोड़ के लागत से 9 नए घाटों का निर्माण का भी हम अप्रूवल किया है। तो ये प्रयागराज में 9 घाटों का निर्माण शुरू होने वाला है। हमने तो पिछले 5-6 पहले उसको सैंक्शन भी दिया है। दूसरी उस समय पिछले साल पिछले कुंभ में जो किया था उसी की तरह यहाँ पे शौचालय और अरेंजमेंट्स का भी हम करा देंगे और लोगों को भागीदारी बना के गंगा जी को साफ रखने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। और अभी जितना भी सक्सेस हमको मिला है उसके तहत देखे जाए तो गंगा साफ रहेंगे और लोग बहुत आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस बार माघ मेले को रिहर्सल की तरह पे देखा जाएगा और सबसे बड़ी आपके सामने चुनौती होगी जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, अक्सर वो खाने की पॉलीथीन जहाँ पर लोटा फेंकते हैं, तो उनको किस तरह से जागरूक करेंगे, चुनौती बहुत बड़ी होगी। तो माघ मेला हर साल होता है, हर साल माघ मेले के लिए भी सपोर्ट करते रहते हैं। तो मुख्य ये पॉलीथीन और जो पूजा सामग्री जो गंगा जी में डालते हैं उसको नहीं डालने के लिए लोगों को जागरूक कराना है, तो अवेयरनेस चलते रहते हैं। डॉल्फिन की तादाद अब सही हो गई है मगर विदेशी मछलियों की भी तादाद बढ़ गई है, उसके लिए तो विदेशी मछलियों की तादाद कम हो गया, मतलब वो पहले था वो बढ़ रहा था उसको कम कराया गया और अभी लोकल मछली IMC बोलते हैं उसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ मछली हमने वापस रांची किया है, तो उसके संख्या बढ़ रहे हैं। थैंक यू। प्रयागराज आए थे स्वच्छता अभियान को लेकर, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है और किस तरह से गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए आप लोग अभियान सदी के महानायक के रूप में जाने जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन आज संगम नगरी प्रयागराज में मनाया गया है। बता दें यहाँ उनका प्रयागराज से पुराना ताल्लुक़ है क्योंकि उनके पिता और माता यहीं प्रयागराज से ताल्लुक़ रखते थे, मगर बॉलीवुड में जगह बनाने के बाद अमिताभ अब मुंबई चले गए हैं और समय समय पर प्रयागराज भी कभी कभी आते हैं। मगर जिस तरह से अमिताभ ने प्रयागराज से दूरी बना ली है उसके बावजूद उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन संगम नगरी में मना रहे हैं, जहां 82 दीपदान करके उनका जन्म दिवस पर जहां आज लोगों ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना था उनके जन्मदिन को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर आज हम लोग संगम नगरी के इस संगम पर उपस्थित होकर आज उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से लेकर उनके 80वें जन्म दिवस पर हम सब लोग 80 नाव को यहाँ की चूँकि प्रयाग की प्राचीन परंपरा रही है कि किसी के दीर्घायु की कामना हमें करनी होती है, जन्म दिवस का सेलिब्रेशन करना होता है, तो ये हमारे यहाँ की एक परंपरा है कि इसमें नाव में पुष्प के साथ दीप को जला के इसको नदी में प्रवाहित करके माँ गंगा की गोद में अर्पित करके उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। उसी के अंतर्गत
प्रयागराज सेवा समिति हमारी संस्था जो विगत 15 वर्ष से श्री अमिताभ बच्चन जी का जन्म दिवस मनाती रही है, आज भी उसी निमित्त हम लोग चूँकि संगम को यूनेस्को से विश्व धरोहर का दर्जा मिले, इसलिए ऐसे हमारे प्रयाग पुत्र जो हैं उनका हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ महानायक अमिताभ बच्चन जी आते हैं। इसी के नाते हम लोग विगत 15 वर्षों से उनका जन्म दिवस अनूठे अंदाजों में मनाते रहे हैं। उसी की ये एक कड़ी है। अच्छा, अमिताभ बच्चन जिस तरह से प्रयागराज आते नहीं हैं, प्रयागराज में भूल भी गए हैं, उसके बाद भी आप लोग लगातार उनका जन्मदिन मना रहे हैं और मनाते रहते हैं अलग अलग तरीकों से, तो क्या ये कहाँ से भावना आ रही है और किस तरह? देखिए, वो हम लोग उनको बड़े भाई के रूप में मानते हैं। बड़ा भाई अगर हमारा व्यस्त है, बड़ा भाई अगर हमारा किसी तरह से नहीं आ पा रहा है प्रयाग, तो हमें कोई इसमें जो है बुरा मानने की बात नहीं है। आज संगम नगरी से वह संगम को ही छोरा गंगा किनारे वाले के रूप में जाना और पहचाना जाता है। आज वह व्यस्त हैं, मस्त रहें। हमारे यहाँ कोई इसमें कोई टेंशन नहीं है। हम उनके प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, उनके भाई हैं। हमें आज नहीं कल जब भी वो आए उनका हमेशा स्वागत करेंगे। छोटे भाई के रूप में आप मिलने गए? नहीं, अभी तक अवसर नहीं मिला। तीर्थराज पांडे बच्चा भैया, सचिव प्रयागराज सेवा समिति। क्योंकि सदी के महानायक प्रयाग पुत्र से हम लोग का दिल का रिश्ता है और विगत 15 वर्ष से हमारी संस्था के माध्यम से हम लोग उनकी दीर्घायु के लिए विभिन्न तरीकों से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी अमिताभ साला की रचना, कभी मधुशाला का पाठ। क्योंकि बच्चन जी को मधुशाला बहुत प्रिय है, तो मैं आज एक मधुशाला की पंक्ति बोलूँगा कि मैं तो कायस्थ कुलोद्भव में जन्मा, पुरखों ने इतना है ढाला, मेरे तन के लोहू में है 75% हाला, पुश्तैनी अधिकार मुझे है, मदिरालय के आंगन में मेरे दादा परदादा के हाथ बिकी थी मधुशाला। जिसका चेहरा चमकता है जैसे कि दर्पण, जिसकी बुलंद आवाज से होने लगता है कंपन, वही हैं सदी के नायक महानायक श्री अमिताभ बच्चन। आप जैसे लोग शांत नदी की तरह बहते हैं, हर हालात में खुशी और गम दोनों सहते हैं, न घरों में न महलों में, बल्कि हम सभी देशवासी के दिलों में रहते हैं। आज क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जीवन के 80 बसंत पार किए हैं, तो ये 80 नाव एक संदेश है कि जो सुखमय जीवन व्यतीत हुआ है उसको हम लोग संगम नगरी से 80 नाव बनाकर उसको माँ गंगा की गोद में यह कामना करें कि ये 80 की संख्या 100 तक जाए। ये हम सभी की कामना है, हमारी संस्था के सभी लोगों की यही कामना है। विष्णु दयाल श्रीवास्तव, सांस्कृतिक मंत्री, प्रयागराज सेवा समिति। समाजवादी पार्टी महानगर के पदाधिकारियों द्वारा संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 121वें जन्म दिवस पर मनमोहन पार्क स्थित उनकी आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार व महानगर महासचिव रविंद्र यादव रवि के नेतृत्व में जुटे सपा नेताओं ने मूर्ति को साफ कर पुष्पांजलि अर्पित की। इफ्तिकार हुसैन ने कार्यकर्ताओं को स्मरण सुनाते हुए बताया कि बिहार के सारण जिले में जहां 11 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ और नारायण संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत कहलाए गए। कहा, लोक नायक का कथन था कि राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, बौद्धिक, शिक्षण, आध्यात्मिक जैसी 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। जयप्रकाश नारायण की जयंती हम लोग चौराहे पर मूर्ति में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिन्होंने हिंदुस्तान की जमहूरियत बचाने के लिए पूरे देश में आंदोलन किया था, जिसने संविधान को बचाया था। आज उसी के रास्ते पर चलते हुए तमाम समाजवादी के योद्धा, चाहे लालू यादव रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, रामविलास पासवान रहे हो, शरद यादव, तमाम नेता उसके रास्ते में चलकर हिंदुस्तान की संविधान बचाया था। हम आज संकल्प लेते हैं कि इसी के रास्ते में चलकर फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी हिंदुस्तान की संविधान जमहूरियत बचाने के काम करेंगे। सैयद सुनाव से महानगर से समाजवादी पार्टी लंकापति रावण की जहां शोभा यात्रा प्रयागराज के भारद्वाज आश्रम से निकाली गई है। बता दें, जहां हर जगह दशहरे की शुरुआत भगवान श्री राम की पूजा से शुरू होती है, मगर प्रयागराज में दशहरे की शुरुआत रावण की पूजा से होती है। इसके पीछे भी मान्यता है, जब भगवान राम
रावण का वध करके लंका से घर को लौट रहे थे, तो उस समय जहां उनका पुष्पक विमान भारद्वाज आश्रम पर रुका और उन्होंने ऋषि मुनि भारद्वाज से मिलने की जहां इच्छा जाहिर की, मगर उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि ऋषि मुनि ने उनको मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी। ब्रह्म दोष के कारण उनसे मिलने को मना कर दिया, जिसके बाद भगवान श्री राम ने शिवकुटी में सैकड़ों जहां बालू की शिवलिंग बनाई थी और रावण की हत्या को लेकर उन्होंने रावण से माफ़ी मांगी थी और साथ ही उन्होंने वरदान दिया था कि यहाँ पर सबसे पहले उनकी पूजा होगी और जिसके बाद दशहरे की शुरुआत होगी। तब से ये मान्यता के अनुसार चला आ रहा है और रावण की यहाँ सबसे पहले दशहरे से पूजा होती है और भव्य तरीके से यहाँ पूजा होने के बाद रावण की बारात पूरे परिवार के साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती है। कटरा इलाके के होते हुए साथ ही वापस भारद्वाज मुनि आश्रम में समाप्त होती है। आज राजा रावण की भव्य शोभा यात्रा है और ये हमारी सैकड़ों वर्षों की परंपरा है जो निकाली जाती है। पूरे भारत में अपने आप में अनूठी परंपरा है। आज राजा रावण और कुंभकर्ण, मेघनाथ, विभीषण और मंदोदरी ये सारे लोगों की जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उनकी सेना निकाली जाएगी। गोपाल बाबू जायसवाल, भूतपूर्व महामंत्री। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अमिताभ बच्चन के 81वें जन्मदिन को हर्ष उल्लास के साथ जगह जगह मनाया गया, तो उनके जन्मदिन पर न सिर्फ फैंस बल्कि फिल्मी सितारे समेत तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें अलग अलग तरीके से शुभकामनाएं दिया। तो वहीं बिग बी के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों के लिए भी गर्व का त्यौहार से कम नहीं होता है। यही वजह है कि बिग बी के जन्मदिन पर उनके फैंस जश्न में डूबे नज़र आते हैं। ऐसी ही उनकी दीवानी प्रयागराज की पूनम ने भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 81वें जन्म दिवस के अवसर पर इस बार अलग ही जन्मदिन मनाया। अपनी पेंटिंग से लोगों को भेंट स्वरूप देने की सोच के साथ भगवान से बिग बी की लंबी आयु की प्रार्थना भी किया। बिग बी का हमेशा मैं सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन इस साल मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ कि मैं अपनी जो भी छोटी छोटी सी पेंटिंग्स हैं बिग बी के ऊपर बनाया है वो मैं लोगों को गिफ्ट में दूँगी। और वो हमेशा, लोग तो वैसे भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, वो और प्यार करेंगे और उनके साथ मुझे भी प्यार करेंगे। और एक कलाकार की यही वो होती है कि उसकी पेंटिंग हर जगह जाए। और मैं बिग बी से इतना मतलब बहुत लगाव है मेरा बिग बी से, और मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो हमेशा खुश रहें, दीर्घायु रहें और हमेशा अपनी इसी तरह से काम करते रहें, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और उनका जो व्यवहार है ना, जैसे आप कभी भी अगर मिले हो ना, अगर 10 साल पहले भी मिले होंगे और 10 साल के बाद अगर मिलने जाएंगे ना, तो वो आपको पहचान लेंगे। मैं जब 2011 में मिली थी तो उसके बाद मैं 2018 में मिली। वो जैसे ही मेरे सामने आए तो उन्होंने एक शब्द मुझे बस यही कहा कि इतने दिन कहाँ थे आप। मैंने उन्हें मधुशाला की कैटलॉग दी थी 2011 में और वो बहुत खुश थे। उन्होंने ये कहा कि बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत बार KBC में भी गई और कभी भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं आज बिजी हूँ या नहीं मिल पाऊँगा। आपकी और यही खुशी जो है, और हम सब फैंस जो हम फ़ैन हैं या जो लोग बहुत प्यार करते हैं वो यही चाहते हैं कि वो हमेशा दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे। मधुशाला की जो मैंने फर्स्ट पेंटिंग बनाई थी तो मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं हरिवंश राय बच्चन जी को वो पेंटिंग दूँ, लेकिन मैं नहीं दे पाई। लेकिन वो पेंटिंग बिग बी ने अपने ड्राइंग रूम में लगाया और बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कभी भी अगर आप कोई भी काम करेंगे मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। यही मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मुझे जो डॉन फिल्म बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने डॉन फिल्म की बहुत सारी किरदार पे मैंने पेंटिंग्स तैयार की। उनकी लाइफ स्टाइल पे तो मैं अब शुरू कर रही हूँ। तो आधी पेंटिंग्स तो मेरी 50 पेंटिंग्स तो मेरी बन चुकी हैं।
तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जितनी भी मूवीज़ हैं सब में से 2-4 पेंटिंग ज़रूर रहेंगी। लेकिन जो अभी के लेटेस्ट है, वो जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, मैं वो वहाँ पे जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, तो वो सब मैं वॉच करती हूँ और फिर उसको मैं अपने स्टाइल में वो डेवलप करती हूँ। कितने 23 साल हो गए, 14 साल तो मुझे जो है मधुशाला पे पेंटिंग करते हुए हो गया और अब मुझे 23 साल हो गए। मैंने मधुशाला और लाइफ स्टाइल बच्चन जी के ऊपर बनाया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।